इस बार एक अंतर फ्लाईपास को लेकर भी, या फ्लाईपास के अलावा अगर चर्चा करें तो वो और है, इस बार जो बैटल एरे फॉर्मेशन चल रहा है लगातार जनरल पांडे, उसमें अगर नीचे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर उनके हेलीकॉप्टर्स, लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स भी, प्रचंड भी साथ है, अपाचे भी साथ है। कहने का मतलब यह है कि इस बार सेना दिखाना चाहती है युद्ध का मैदान किस तरह का होता है। एक जो युद्ध का मैदान होता है वो 360 डिग्री का होता है, जहां पर तकरीबन 200-300 किलोमीटर पीछे आप दुश्मन की तरफ पूरी सर्वेलेंस होती है। उसके अंदर दुश्मन का क्या फॉर्मेशन है, कैसे वो डेवलप कर रहा है, से लेकर के जहां पे कांटेक्ट होता है और किस हिसाब से हमारी गन्स, हमारी एयरफोर्स उनके ऊपर अटैक करती है। और जैसे अगर हम डेजर्ट के या प्लेन के इलाके में देखें तो जब टैंक्स एक बैटल फॉर्मेशन में स्प्रेड आउट करके चलते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा आगे जब अटैक हेप्टर्स और उनकी सर्वेलेंस टीम आगे चलती है, और आजकल तो खैर ड्रोन वॉरफेयर के टाइम के अंदर ड्रोन्स भी जुड़ गए हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो ये जो एक समन्वय होता है, ये आज जो मॉडर्न युद्ध का ज़माना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर आत्मनिर्भरता इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिए जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कोई भी देश पूरा शेयर नहीं करता है। और जब आपको एक वो हथियार देता है या हथियार का सिस्टम देता है तो कुछ न कुछ वो अपने साथ में पेंच रख लेता है, और वो पेंच का तब नुकसान होता है जैसे अगर वेनेजुएला सिस्टम है और उसके अंदर चाइनीज सिस्टम को और जैम करना है और आप उसके अंदर घुस गए और वो सिस्टम आपका नहीं है, तो आप वेनेजुएला पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम आप उसको ध्वस्त कर दोगे, जैम कर दोगे। और इसीलिए हर एक आदमी चाहता है कि आपका अपना सिस्टम हो। और ये आजकल जो कुछ चाइनीज सिस्टम अंदर घुस रहे हैं या विदेशी सिस्टम घुस रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्विचेस होते हैं उनको एक किल स्विच का नाम दिया जाता है। अगर वो जब किल स्विच लगा दिया तो आपके जो जहाज हैं वो उड़ नहीं सकते, आपके जो टैंक हैं वो चल नहीं सकते, आपकी जो गन सिस्टम है वो फायर नहीं कर सकते। आज हमारे जो नाविक सिस्टम, जो हमारी सैटेलाइट सिस्टम्स हैं नेविगेशन के लिए, इतनी जरूरी है। और ये पिछले कुछ सालों के अंदर जैसे ये लॉन्च हुई हैं और हमारे सिस्टम को बिल्कुल आजाद कर दिया है। इसीलिए हमारी मिलिट्री सैटेलाइट्स बहुत जरूरी है भारत में निर्मित, और इसीलिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की भूमिका श्वेता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपको ये सारी झांकियां भी दिखेंगी। बस अब कुछ देर का इंतजार है, 10 बजे से आपको पूरी सुगबुगाहट वहां पर दिखना शुरू हो जाएगी। अभी तो हम राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में दिल्ली के कर्तव्य पथ की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अपने रूप से जो जैसे सज सकता है 26 जनवरी के लिए तिरंगे के साथ, वो आपको उस रूप में आज दिखेगा। ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से बहुत शानदार डेकोरेशन किया जाता है फूलों के साथ, और हर साल आपको कुछ अलग दिखेगा। इस बार देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की वो तस्वीर को, आकृति को यहाँ पर उकेरा गया है वंदे मातरम के 150 वर्ष कहते हुए, लेकिन इनकी झांकी भी आएगी आगे, अभी आप देखेंगे जब। और जो हम अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग लड़ाइयों की बात कर रहे हैं गौरव, एक बड़ी सॉफ्ट मैसेजिंग का भी इस्तेमाल होता है। अब जब हमारे वो जो बैक्ट्रियन कैमल्स, जो डबल हम्प्ड कैमल्स हैं, हमारे ऊंट आएंगे, लद्दाखी ऊंट, ठंडे रेगिस्तान के ऊंट, तो उनमें से एक का नाम गलवान है। आप सीधे आप मैसेज दे देते हैं यहां से। ये सॉफ्ट मैसेजिंग बड़ी जरूरी भी होती है एडमिरल गर्ग। एब्सोल्युटली, सॉफ्ट मैसेजिंग हार्ड पावर से ज्यादा इफेक्टिव है। हार्ड पावर में पैसा भी ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लगता है, वक्त भी ज्यादा लगता है, एफर्ट भी ज्यादा लगता है। लेकिन जो सॉफ्ट पावर है, जो सॉफ्ट मैसेजिंग है, उसका इफेक्ट कम पैसे में, कम समय में, उसकी रीच बहुत ज्यादा होती है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं श्वेता, जब आप कहती हैं कि सॉफ्ट पावर आज के जमाने का सबसे तीव्र वेपन है। और अब जब हम कर्तव्य पथ पर एक के बाद एक, सबसे पहले तो हम देखेंगे किस तरह से जिन 6,621 वीर भारतीय सेना के, सेना, नौसेना और वायुसेना, उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन वीरों ने तो राष्ट्रीय समर स्मारक की वो तस्वीरें हम देखेंगे जब तीनों सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और उन 6,621 वीरों को अपना सम्मान देंगे, क्योंकि उन्हीं के प्राणों के सर्वोच्च बलिदान की वजह से आज इस गर्व से हम यहां तिरंगा फहराने में सक्षम हैं और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में जनरल पांडे उभर रहे हैं। एक बहुत तकरीबन 7 दशकों से, और जब से मैं भी सेना में था, तब से हम लोगों की एक इच्छा थी कि हमारे जो
इंडिपेंडेंस के बाद के जो सैनिक हैं उनके लिए कुछ न कुछ बने। और जब हम इंडिया गेट के ऊपर जाते थे, वो भी एक शौर्य की गाथा है हमारे देश के सैनिकों की, मगर हम इंडिपेंडेंस के बाद में ऐसा कुछ नहीं था। और ये नेशनल वॉर मेमोरियल जब बना है और इतना अद्भुत, इतना खूबसूरत बना है, और जिस तरह की यहाँ पे जो पूरी कार्रवाई होती है, जहाँ पर हमारे शहीद सैनिक हैं उनके जो रिस्पेक्ट होता है, जो एक आम जनता वहाँ पे जिस हिसाब से आती है, उसकी जो मैनेजमेंट है, खास तौर से हर दिन एक सैनिक का परिवार जो शहीद हुआ है वो वहां पर आकर के शाम को श्रद्धांजलि देता है। अगर 26,000 आप ये सोचिए, 26,621 नाम यहां पर अंकित है। 26,621 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जो सेनाओं के थे, सेना, नौसेना और वायुसेना, 15 अगस्त 1947 से आज तक। और गौरव, इसमें बड़ा अच्छा लगता है कि गांव के गांव आते हैं एक नाम को ढूंढने के लिए उसमें, और सब बैठकर वहां पर बहुत आराम से जब वो नाम मिल जाता है, क्योंकि आप भी अगर वहां पर जाइए अलग अलग बैटल्स के हिसाब से, अलग अलग वर्षों के हिसाब से वहां पर आपको नाम वो मिलेंगे। और जो हमेशा कहा गया ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, तो यह हर बरस की बात नहीं, प्रतिदिन की बात यहां पर हो रही है। हर दिन आपके दिलों में वो कृतज्ञता होनी चाहिए उन सब के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है अपने देश के लिए, बिना ये सोचे कि उनके परिवारों का क्या होगा। आज भी वही संस्कार हमारे देश की सेनाओं में, हमारे देश के सैनिकों के दिलों में है। और आज जब हम क्यों कर्तव्य पथ पर ये परेड, या पहले जो राजपथ का परेड हम कहते थे, उस दिन हम क्यों इतना उत्साहित होते हैं, पुलकित होते हैं उन सब सैनिकों को अपने आगे जाते हुए देखते, क्योंकि हमें ये मालूम होता है कि ये अपने बारे में सबसे अंत में सोचते हैं, सबसे पहले सोचते हैं देश के बारे में। देश सर्वप्रथम। और वो पंक्तियां मार्शल चोपड़ा कितनी सुंदर है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। गौरव, मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने 60 साल से कोशिश की, मगर जब नरेंद्र मोदी की सरकार, गवर्नमेंट बनी, उन्होंने सबसे पहले निर्णयों में से एक निर्णय ये लिया कि हम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाएंगे। बहुत मैं सी ये भी बताना साजिशें चाहता हूं हाँ। कि जिस दिन इनॉग्रेशन हो रही थी, जब खूब बारिश हो रही थी और किसी को नहीं मालूम था कि उसी रात सवेरे 3 बजे बालाकोट की स्ट्राइक होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छा नेशनल वॉर मेमोरियल बनाना। हमने दुनिया भर में देखे हैं अच्छे अच्छे वॉर मेमोरियल बनाए। आज हमारा वॉर मेमोरियल जो है दुनिया के बेस्ट वॉर मेमोरियल्स में गिना जाता है। और जैसे आपने बताया कि गांव-गांव के लोग आते हैं उन वीरों को याद करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे आके फूल चढ़ाते हैं वहाँ पे आके, वो बहुत गर्व की बात है। और आज हम सब देखेंगे जब प्रधानमंत्री और सर्विस चीफ डिफेंस मिनिस्टर के साथ वहां पे रीथ लेइंग करेंगे। और कितनी साजिशें हुई थी इस नेशनल वॉर मेमोरियल को रोकने के लिए। जमीन नहीं देना चाहती थी पुरानी सरकारें, बोलती थी यहां नहीं, कहीं कैंटोनमेंट में बना लो, गुड़गांव में बना लो, कहीं और बना लो। क्यों? जब वो देश की रक्षा कर रहे थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा हम किसी कोने की रक्षा कर रहे हैं, पूरे देश की रक्षा कर रहे थे। वो 26,621 नाम जो वहां अंकित है, और कितना सुंदर तरीके से श्वेता उसे बनाया गया है कि एक रक्षा चक्र है, फिर एक त्याग चक्र है, फिर एक वीरता चक्र है, और फिर बीचों बीच अमर चक्र है जिसमें अमर जवान है। यहां पर एक चीज मैं जोड़ना चाहती हूं गौरव, चूंकि आरवीसी का कंटिंजेंट आज परेड में शामिल होगा, उनकी तरफ से कहा गया कि क्यों नहीं हम इसको चर्चा में शामिल करते हैं। और जनरल पांडे, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी राय इसमें कि ठीक है, आरवीसी के भीतर एक जरूर मेमोरियल है उनके लिए। उन्होंने कहा जो हमारे संस्कारी पोनीज हैं उनमें भी 6 पोनीज ने अपनी शहादत दी। हमारे देश में तो यह परंपरा रही है कि वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है अगर युद्ध काल में उनकी सेवा रही है। तो क्या लद्दाख में ही वॉर मेमोरियल के भीतर उनके लिए एक अलग स्थान हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो आरवीसी की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है देश की सुरक्षा के लिए, और खासतौर पर सरहद पार हमारे देश की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, वो संकेत और वो संदेश साफ तौर पर पहुंचाने के लिए अच्छे देशों के साथ, मित्र देशों के साथ संबंध सुधारना और शत्रु देशों को कमजोर करना। जनरल पांडे, तो ये आपके धुरंधर थे
जो अभी आए वहां पर असली धुरंधर असली धुरंधर। और मैं सही बताऊं, पूरी रूह कांपती है लोगों की जो हमारे देश के दुश्मन हैं, उनके बारे में जो सुनते हैं। कमिंग टू ये आरसीसी के बारे में, जो मैंने 7 टेन्योर तो कश्मीर में काटे हैं और एक टेन्योर मेरा सियाचिन ग्लेशियर का है। आरवीसी की जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम जितना बोलें वो कम है, क्योंकि जो इनके ट्रेन डॉग्स होते हैं इतने अच्छे होते हैं कि थोड़ी सी भी एक्सप्लोजिव की भनक हो और वो कितनी भी गहरी थोड़ा सा भी छुपाव में हो, अंदर दबा हुआ ज़मीन के अंदर, वो उसको पकड़ लेते हैं। एवलांच के अंदर आया हुआ हमारा जवान है, उसको ढूंढने के लिए हर आदमी थक जाएगा, मगर ये जो एवलांच रेस्क्यू डॉग्स होते हैं उनकी जो बचाने, जो एक ह्यूमन लाइफ को बचाने की ताकत होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और आप ये समझिए कि वो हमारे से आगे चलते हैं। जिस हिसाब से हमारे कश्मीर के अंदर या जो खतरनाक इलाकों में, काउंटर इंसेंसी इलाकों के अंदर ऑपरेशन चलते हैं, सबसे पहले जो टीम चलती है स्काउट के साथ में, उसमें टोई डॉग चलते हैं आगे। तो कोई एक्सप्लोजिव्स के लिए है, कोई ट्रैकर है, कई किस्म के डॉग हैं। 80 म्यूल्स के बारे में आपने बात करी, 20 से लेकर के 40 केजी का वजन उठा करके चढ़ना, सीधी पहाड़ी पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। और वो एक बहुत बहुमूल्य जो उनको मैनेज करते हैं, वो उनको एक गोल्ड की तरह ट्रीट करते हैं।